फोन कर दिए क्या? ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना। अब देखिए, अब जो है ना एक नया पेंशन स्कीम शुरू हुआ है, एकीकृत पेंशन योजना। अब ये कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। यानी लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से। देखिए, पेंशन जो है भारत में अब तक 3 तरह के पेंशन यूज हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, ये तीसरा होगा। इससे पहले सबसे पहले क्या था? ओपीएस, फिर था एनपीएस, और फिर कौन सा है ये? यूपीएस। ओपीएस मतलब हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम, ये हो गया क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखिए, अभी जो क्लास है, अभी हम लोग शुरू करेंगे एकीकृत पेंशन योजना। ये क्या है, कब से लागू हुआ है, और ये इस दोनों से कैसे अलग है। तो देखिए, सबसे पहले एकीकृत पेंशन योजना जो है, ये अभी जो लागू होगा, केवल किसके लिए लागू होगा? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। किसके लिए लागू होगा? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारी मतलब भारत सरकार के तहत जो काम करते हैं, चाहे रेलवे में हो, आर्मी में हो, आईएएस अफसर हो, है कि नहीं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक क्लर्क है, सबके लिए लागू होगा। राज्य सरकार के पास अभी ये ऑप्शनल है, चाहे तो लागू कर भी सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। तो ये जो एकीकृत पेंशन योजना लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, ये किसके लिए भी लागू हो रहा है? केंद्रीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए। ठीक है, राज्य सरकार लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, ये अपने आप, जैसे अगर आप केंद्रीय कर्मचारी में जॉब, आपको जैसे आपने रेलवे में, ग्रुप डी में, या कहीं भी जॉब ले लेते हैं, आर्मी में, आईएएस में, तो आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये कंपलसरी है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिस्टम क्या है? जैसे मान के चलिए, अगर आप केंद्र सरकार की कोई नौकरी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए नियम है, आपको अगर न्यूनतम 25 वर्ष तक काम करते हैं, कितने वर्ष तक? अगर आप न्यूनतम 25 वर्ष तक काम करते हैं, तो जो आपका आखिरी साल होगा, यानी आखिरी 12 महीना, रिटायर होने से पहले आखिरी 12 महीना, तो आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% मिलेगा। ठीक है, अभी किसमें? केंद्रीय कर्मचारी में। अगर आप कम से कम 25 वर्ष तक काम कर लिए हैं, तो आखिरी जो रिटायर होने से आखिरी जो 12 महीना है, उसका जितना भी औसत वेतन होगा उसका 50%। हाँ, मूल वेतन का, तो मूल वेतन ही कहा जाता है। अब इसे मान चलिए आखिरी 1 साल में आपका 1 लाख रुपया एवरेज निकला, तो 50,000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर कोई लड़का 40 साल में नौकरी लेता है, तो वो क्या 25 साल पूरा कर पाएगा? तो धीरे धीरे आपको घटता चला जाएगा पेंशन। लेकिन हाँ, फिर भी आपको कम से कम न्यूनतम 10 वर्ष तक तो आपको नौकरी में रहना ही चाहिए। कितना वर्ष तक? हाँ, जो न्यूनतम 10 वर्ष तक रहेगा, तो उसको पेंशन कितना मिलेगा? 10,000 रुपया प्रति माह। यह सबसे न्यूनतम वेतन होगा पेंशन का। ठीक है, अगर आप 25 साल पूरा कर लेते हैं, तो औसत 12 महीने का जो औसत होगा उसका 50%। लेकिन आप 25 में पूरा नहीं कर पाए, जिसमें 40 साल में नौकरी हुआ। जैसे अभी क्या है, जनरल में 37 साल, ओबीसी में 40 साल, SC ST में 42 साल हो जाता है। अब वो तो कभी पूरा नहीं कर पाएगा ना। तो वैसे व्यक्तियों के लिए कम से कम 10 वर्ष होना आवश्यक है, और न्यूनतम वेतन कितना, पैसे कितना होगा? 10,000। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? महंगाई भत्ता। पेंशन के अलावा आपको क्या मिलेगा? महंगाई भत्ता। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, यूपीएस में क्या है? तो सबसे पहले याद क्या रखना है आपको, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका सिस्टम है, अगर कोई न्यूनतम कम से कम 25 साल तक जॉब कर लिया है, सरकारी नौकरी,
तो आखिरी 1 साल का जितना औसत होगा उसका 50% मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 25 वर्ष पूरा नहीं कर पाते तो कम से कम 10 वर्ष आपको पूरा करना पड़ेगा। तो जितना कम कीजिएगा उतना आपको घटते चला जाएगा। मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा? 10,000 प्लस महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। ठीक है, याद है, क्लियर है? हाँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है, उसकी मृत्यु होगी, उसकी पत्नी जिंदा है, तो उसको कितना मिलेगा? तो जितना उसको मिलता था पेंशन, तो पेंशन का 60%। अगर किसी व्यक्ति को चलिए मान चलिए 50,000 पेंशन था और 10,000 महंगाई भत्ता, कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 का 60% 36,000 रुपया उसको उसकी बीवी को मिलेगा। ठीक है, ये है न्यूनतम, ये जो है आपको एकीकृत। हाँ, इसके लिए समस्या क्या है? समस्या कहिए, अगर आप इसमें शामिल हो रहे हैं तो कंपलसरी है, तो जितना हर महीने 10% किसको लगाना पड़ेगा? कर्मचारी का कटेगा। ठीक है, कर्मचारी का 10% कटेगा और सरकार आपको कितना देगी? 18.5%। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे मान चलिए अभी आपने केंद्र सरकार की कोई जॉब ले ली, SSC GD में, सेंट्रल SSC में, IAS में, आर्मी में, रेलवे में कहीं जॉब ले ली, आपका वेतन शुरू होगा। वेतन शुरू होगा तो आपके मूल वेतन का 10% काटा जाएगा वो। ठीक है, कटेगा ही कटेगा, 10% कटेगा, 10% काटेगी और 18.5% सरकार देगी। ठीक है, अब यही वेतन जो पूरा आपको जितना साल तक जॉब कीजिएगा, फिर उसको क्या कहते हैं, महंगाई जोड़ करके, मुद्रास्फीति को जोड़ करके, ये सब को जोड़ करके आपको दिया जाएगा पेंशन। ठीक है, तो इसमें सरकार का भी लग रहा है 18.5% और कर्मचारी का 10%। ठीक है, 25 साल पूरा कर लेंगे तो आपको न्यूनतम वेतन जो है 1 साल का एवरेज जो है उसका 50%। अगर उससे कम करते हो तो मिनिमम कितना होगा? 10,000। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। तो ये है एकीकृत पेंशन योजना। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए, एकीकृत पेंशन योजना किसके जगह पाया है? NPS जगह पे। NPS कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2004 को। ठीक है, अभी दोनों में अंतर क्या है? ये जो है अभी केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के लिए ऑप्शनल है। इसमें क्या था, कोई सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से लेकर के 65 वर्ष के बीच है वो अपना पेंशन करवा सकता था। जैसे हम NPS के तहत अपना खुलवा सकते थे। क्यों? क्योंकि हम अपना निवेश करेंगे। मेरा एज 18 से लेकर कितना के बीच में है? 65 के बीच में है। हमें जरूरी नहीं था NPS में आप सरकारी कर्मचारी ही हो। हाँ, इसमें क्या था, कोई जो व्यक्ति अगर खुलवाता तो व्यक्ति को कितना देना पड़ता था? 10%। और सरकार कितना देती थी? 14%। ठीक है, और जो आपको पूरा, जब आप एज पूरा हो जाता है तो आप वो पैसा फिर पेंशन के तौर पे ले सकते थे। कोई लिमिट नहीं, आप जितना लगा सकिए। ये कम से कम था 10%, आपको जितना निवेश करना है कर सकते हैं। 14% 10% का देता है। हाँ, 10 के रेशियो, 10 व 14 के रेशियो में। अगर आप 100 लगा रहे हैं तो वो 140 लगाएगा, अगर आप 200 लगा रहे हैं तो 280 लगाएगा वो। ठीक है, उस रेशियो में बढ़ता चला जाता। ठीक है, तो इसलिए कोई इसका सीमा नहीं था। यहाँ तो सीमा है बना हुआ, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम आपका आखिरी 2 साल का। यहाँ क्या था, कोई भी खोल सकता है। NPS के तहत हम भी खोल सकते हैं। हाँ, ये भी कंडीशन जो NPS में शामिल है वो चाहे तो UPS को अपना सकता है, तो उसके लिए केंद्रीय कर्मचारी होना उसको आवश्यक है। तो बताइए, क्या अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप NPS ज्वाइन करेंगे, UPS ज्वाइन करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि सरकार उसमें ज़्यादा लगा रही है ना, 18.5%। ठीक है, और 1 जनवरी 2004 से पहले क्या चलता था? पुरानी पेंशन योजना। इसमें क्या था, इसमें था आखिरी जो वेतन होता था, आखिरी महीने का जो मूल वेतन होता था उसका 50% होता था। जिस आप रिटायर कर रहे हैं उस महीने का जो वेतन था, मूल वेतन, उसका कितना था? 50%। लेकिन इसमें क्या था, इसमें कर्मचारी को कुछ नहीं देना पड़ता था। टोटल कौन देते थे? सरकार। तो इसका सरकार पे बोझ बढ़ता चला गया कि कर्मचारी से तो लेता नहीं था। तो इसको हटा करके ये लागू किया था 1 जून 2024 को। अब लागू क्या कर दिया गया है? 1 अप्रैल 2025 से
लागू होगा। तो याद रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। सवाल ये बनेगा, पहला सवाल, एकीकृत पेंशन योजना कब लागू होगी? ये किसका स्थान लेगी? नई पेंशन योजना का। या उसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा इसमें न्यूनतम कितना कम होना चाहिए? तो न्यूनतम 10 वर्ष का होना चाहिए। न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष, न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष, 10,000। और इसमें सरकार का योगदान कितना होगा? 18.5%, और कर्मचारी का योगदान 10%। ठीक है, आइए केवल किसके लिए है? केंद्रीय कर्मचारी के लिए। राज्य के कर्मचारी के लिए क्या है? ये ऑप्शनल है। ठीक है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, भारत इसकी शुरुआत कर रहा है। बिग कैट मतलब बिल्ली के जो 7 प्रजाति है, बिल्ली के 7 प्रजाति जिसकी रक्षा के लिए बनाया जा रहा है। ये 7 प्रजाति कौन है? ये है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा। यानी एक बड़ी बिल्ली, एक छोटी बिल्ली तो हम लोग देखते हैं, बड़ी बिल्ली की जो 7 प्रजाति है, इन 7 के रक्षा के लिए, यानी इसका अवैध व्यापार ना हो, इसकी सुरक्षा करना है, इसके लिए जो वित्तीय और तकनीकी जो भी सहायता पूरा करना हो, इसके लिए एक जो है संघ बनाया जा रहा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो हम लोग आज से 50 साल पहले जो बाघ परियोजना लाए थे बाघों को बचाने के लिए, तो ये 50 साल पुराने कारण 7 प्रजाति जो है ये बिल्ली की जो सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसका देखिए मुख्यालय कहाँ होगा? नोएडा, भारत। और इसमें जो भी मेंबर है सदस्य देश, सदस्य देश 5 है, भारत, सोमालिया, निकारागुआ, लाइबेरिया और एस्टोनिया। फिर से मिली अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक भारत सरकार के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत की बात कही थी जब 50 साल पूरे हो गए थे किसके? बाघ परियोजना के, जिसमें 7 प्रजाति की जो बिल्ली है इनकी रक्षा करना है। ठीक है, रक्षा करना है कैसे? यानी इसके अवैध व्यापार को रोकना है। अवैध व्यापार समझते कि नहीं? चोरी छुपे मार छुपे व्यापार, खालों को बेचना। फिर इसकी सुरक्षा के लिए इसका संरक्षण करना है, यानी इन सब के लिए जैसा माहौल चाहिए वैसा माहौल पैदा करना है। इसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी देना है, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ देखिए सवाल आपसे क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कितने प्रजाति की बिल्ली की चर्चा की गई है? 7, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा। और इसमें अभी सदस्य देश कितने हैं? भारत, सोमालिया, निकारागुआ, लाइबेरिया, एस्टोनिया, यानी टोटल 5 सदस्य हैं। उसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। ठीक है, लिखिएगा। इसरो का 100वां प्रक्षेपण। देखिए इसरो अभी तक जितने भी सैटेलाइट भेजे हैं, अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट भेजा गया है जिसका नाम था NVS-02, यानी नेविगेशन सैटेलाइट। इसका नाम क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट। ये अभी NVS-02 भेजा है, और ये जो इसरो का है ये 100वां सैटेलाइट है जो अभी तक वो भेज चुके हैं अंतरिक्ष में। तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसरो ने 100वां सैटेलाइट भेजा है, वो भी सफलतापूर्वक, जिसका नाम है NVS-02। ठीक है, और ये जो भेजा गया किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया है ये भी पूछा जाता है। प्रक्षेपण यान ये भेजा गया है PSLV F-15। किससे भेजा गया है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक भेजने का मशीन होता है, हथियार होता है। ये क्या कहते हैं? यान होता है,
PSLV F15। और कहाँ से भेजा गया है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और जिस जगह का नाम क्या है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, इसरो ने अपना 100वां सैटेलाइट छोड़ा है, ठीक है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जिसका नाम है नेविगेशन सैटेलाइट यानी NVS-02। और भेजा किससे गया है? PSLV F15 से। नेविगेशन मतलब क्या है? जो आप लोग नेविगेशन देखते हैं मोबाइल पर सर्च करते हैं, रास्ता जो देखते हैं उसको कहते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, जो आपको रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाता है, किधर क्या है वो सब आपको बताता है। तो ये खासकर आपको देखिए क्या होता है, जो परिवहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका काम कहाँ कहाँ होता है? परिवहन में, रक्षा में। अब मान ली बॉर्डर एरिया में आपको पता चलेगा ना गतिविधि, कौन सा गतिविधि कहाँ हो रहा है। या रसद आपूर्ति में, यानी अगर आप आर्मी या फोर्स में है, कहीं भी है, तो आपको खाना पहुँचाने में ये पता चले भाई हमारा फौज कहाँ पे क्या है। या कहीं बाढ़ अकाल पड़ गया या तूफान आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो नेविगेशन से ही पता चलता है ना। तो इसका काम क्या है? जो आपको नेविगेशन सुविधा प्रदान करना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 100वां सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर। और इसरो का हेड कौन है बताइए? आप लोग लिखाए हुए हैं, करंट में ही लिखाए होंगे, देखिएगा आप लोग, खोजिए। वी नारायण। यानी इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायण। इससे पहले कौन थे? एम सोमनाथ। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, ठीक है। देखिए, अगर जो टॉपिक आता है उससे सारे सवाल आप पढ़ लिया कीजिए। यानी इसरो का 100वां प्रक्षेपण NVS-2 है, जो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, जो हमें कहाँ काम आएगा? परिवहन में, रक्षा में या रसद आपूर्ति में। इसके अलावा जो छोड़ा गया है, किससे छोड़ा गया? PSLV F15 से। और कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। तो ऑफ सर ऑन है। देखिए, ये जो 100वां प्रक्षेपण हुआ है किससे हुआ है? GSLV F15 से हुआ है, ठीक है। इसीलिए GSLV यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F15 से उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए, शतावरी एक तरह से क्या है? एक तरह से पौधा है जो ना लत्ती, अमर लत्ती बेलता है, छत पे लटका हुआ रहता है, यानी एक ये जड़ी बूटी, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत कम ही यूज होता है, बहुत लोगों को कम पता होता है। तो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। तो एक योजना ला रही है जिसका नाम है शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजना। अब देखिए, क्या एक जड़ी बूटी है, एक तरह से लत्ती की तरह रहता है, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जो दवाई बनता है, तो दवाई के देखिए आपको कहाँ काम आ? अनिद्रा, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अनिद्रा में, अगर मान लीजिए अभी आपको नींद नहीं आ रही है, कई दिनों तक नींद नहीं आती है, शरीर कमजोरी रहती है, तो इसके लिए आपको शतावरी को दवाई 32 दवाई बनता है। या शारीरिक कमजोरी के समय में, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, या गर्भवती महिलाओं के लिए, इसके अलावा जो कमजोरी से संबंधित जो भी समस्या होती है, सबके लिए शतावरी का प्रयोग होता है। तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार जो एक योजना ला रही है जिसका नाम है शतावरी एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और इसी के अधीन एक मंत्रालय है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, जिसका काम है जो जड़ी बूटी से संबंधित जो भी पौधे होते हैं उसके संरक्षित करना है।
तो इससे पहले 3 योजनाएं चालू हो चुकी है। किस किस के लिए? गिलोय के लिए शुरू हो चुका है, आंवला के लिए हो चुका है, फिर इसके बाद अश्वगंधा के लिए हो चुका है, फिर मोरिंगे के लिए हो चुका है, मोरिंगा के लिए। ये सब क्या है? एक जड़ी बूटी है। ये अभी जो शुरुआत किसके लिए है? शतावरी के लिए। तो देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? शतावरी क्या है? एक जड़ी बूटी है जो कहाँ काम आता है? अनिद्रा को दूर करने के लिए, जैसे मतलब किसी को नींद नहीं आ रही है उसको समस्या को दूर करने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, है कि नहीं, सुस्ती छाता है उसके लिए है। तो इसके लिए कौन ला रहा है? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, जो किसकी देखरेख में होगा? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। अगर आप भी शतावरी उगाना चाहते हैं, जैसे मान चलिए ये योजना लाया गया, अगर आप शतावरी का पेड़ उगाना चाहते हैं भारी मात्रा में, तो सरकार आपको कितना फंड देगी? 18.9 लाख रुपया। ये आपको मदद करेगी ताकि आप इसको उगाएं और सरकार को उपलब्ध कराएं। कि सरकार के पास ज़मीन है, आपके पास ज़मीन है, आप ज़मीन दीजिए, शतावरी का वहाँ पर पौधा उपजेगा और इसके लिए सरकार आपको फंड करेगी कितना का? 18.9 लाख रुपये। ठीक है, तो याद रखिएगा सवाल से आप पूछा जाएगा ये फंड कितना मिलेगा? 18.9 लाख। और ये क्या? एक जड़ी बूटी है जो किसके द्वारा लागू किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024-25। देखिए ये जो ऑन कर दिए, भ्रष्टाचार सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये हर साल जारी होता है भ्रष्टाचार सूचकांक, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये याद रखिए। और इस साल जो है 2024 में कुल कितने देशों का जांच किया था? 180 देश में। और इस 180 देश में भारत का जो स्थान है कितना स्थान? 96। सोचिए भारत कितना भ्रष्टाचार, 96वां स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में। भारत का स्थान कौन सा है? 96। और सबसे नंबर 1 सबसे कम भ्रष्टाचार जो है वो कौन सा है? डेनमार्क, नंबर 1 पे डेनमार्क। और इसके बाद फिनलैंड नंबर 2 पे, और 3 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और भ्रष्टाचार में भारत के स्थान कौन सा है? 96। यानी आपको हर जगह जहाँ से आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा। कोई ऐसा काम ही नहीं है बिना भ्रष्टाचार का आपसे चल पाएगा। आपको क्या थाना हो, ब्लॉक हो, कॉलेज हो, एग्ज़ाम हो, हर जगह तो भ्रष्टाचार ही दिख रहा है कि नहीं? कोई सा एग्जाम है जो क्वेश्चन आउट नहीं होता, ये सब क्या भ्रष्टाचार ही है ना। तो याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो जारी किया गया है भ्रष्टाचार सूचकांक, भारत का स्थान 96 है। कितने में? 180 में से। और पहला स्थान किसका है? डेनमार्क, दूसरा स्थान फिनलैंड और तीसरा स्विट्जरलैंड। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, अभी देखिए भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है। हर वर्ष होता है भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है एकुबेरी। क्या नाम है? इन भारत और मालदीव सेनाओं के बीच एक अभ्यास हर साल चलता है जिसका नाम है एकुबेरी। एकुबेरी मतलब मित्रता, है कि नहीं? आपको बस याद रखना, याद है जैसे पहले गरुड़ किसके बीच में था? भारत और फ्रांस के बीच में था। ऐसे करके कई सारे जो है आपको देखना पड़ेगा। तो एक साथ देखने से अच्छा है जो हर मंथली के हिसाब से देखते रहिएगा। तो अभी जो हुआ है फरवरी महीना में, तो एकुबेरी हुआ है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, इसके बाद ये याद रखिएगा अभी हाल ही पूर्व में जो मणिपुर में क्या लागू हुआ है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सवाल पूछा जाएगा हाल फिलहाल में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ है? मणिपुर। और आपको पता है राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? जब वहाँ का शासन प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है फरवरी महीने में। और इससे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया
मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। यही ना अनुशंसा करता है राज्यपाल ही ना। तो ये सवाल याद रखिएगा, हाल फिलहाल में कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? मणिपुर में। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल कौन थे? अजय कुमार भल्ला। एक मिनट कभी ऑन लिख कीजिएगा। अड़तीसवां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है, स्थान कहाँ पे है? हल्द्वानी। ये हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड। इन 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे हुआ है? हल्द्वानी, उत्तराखंड। और इसमें जो टॉप 3 टीम रहे हैं, पहला स्थान पे किसने रहा है? सर्विसेज, जिन्होंने कुल कितने गोल्ड जीते? 68 गोल्ड के साथ कुल कितना पदक लिया? 121 पदक। पहला स्थान किसका रहा है? सर्विसेज का। दूसरे नंबर पे कौन थे? महाराष्ट्र, 54 गोल्ड के साथ 201 पदक। और तीसरे नंबर पे रहे हैं हरियाणा, यानी 48 गोल्ड के साथ 153 पदक। तो ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। जिसमें पहला स्थान कौन जीता है? सर्विसेज। देखिए यहाँ टोटल मेडल्स मतलब नहीं होता है, गोल्ड किसने जीता है। तो सब जगह गोल्ड जीता सर्विसेज। सर्विसेज यानी जितने भी पारा मिलिट्री फोर्स है, BSF, CISF, ITBP, ये सब मिला करके एक टीम बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सर्विसेज। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, 68 मेडल। ऐसे देखिए तो ज़्यादा मेडल तो ये जीता महाराष्ट्र, लेकिन गोल्ड किसका ज़्यादा है? सर्विसेज का। तो याद रखिएगा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? हल्द्वानी, उत्तराखंड में। और नंबर 1 कौन रहा है? सर्विसेज। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे हरियाणा। और अगला जो होगा 39वां राष्ट्रीय खेल, 39वां राष्ट्रीय खेल, ये कहाँ होगा? ये होगा मेघालय में। 39वां राष्ट्रीय कहाँ पे होगा? मेघालय। यानी हर बार अगले साल के लिए तैनात कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए आप लोग क्रिकेट देखते हैं, बताइए तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025। अच्छा कहाँ हुआ? स्थान कहाँ हुआ है? स्थान हुआ है इंग्लैंड। अच्छा विजेता कौन है? इंडिया या भारत? वो विजेता दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और विजेता कौन है? भारत। और वो विजेता देखिए, इससे पहले बार हुआ था, 2 बार हुआ अभी तक, दोनों बार भारत ही जीते। और अभी तक दोनों पिछले बार का मिला लिया जाए, अभी तक भारत कोई मैच हारा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। जीता कौन है? भारत। और वो विजेता कौन गए हैं? ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक, ICC ने जो इस बार जो है यानी 2024 के लिए जो खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह। यानी पूरे सभी खेलों को एक साथ जोड़ करके कंबाइंड तौर पे। और महिलाओं की क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है? मेरी केर, जो न्यूजीलैंड की है। उसी तरह है पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनितुल्ला अमरजाई, कहाँ से? अफगानिस्तान से। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंदाना, कहाँ से है?
पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन है? अर्शदीप सिंह। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेलिके नीलम। उभरता हुआ खिलाड़ी मतलब जो इस साल 2024 में अपना करियर की शुरुआत किया उसमें जो अच्छा खेला है, कई नए खिलाड़ी आए होंगे तो उसमें जो अच्छा खेला है पुरुषों में वो है कमेंडू मेंडिस श्रीलंका, और महिलाओं कौन है? एनरी डिरेक्सन दक्षिण अफ्रीका। तो ये आईसीसी के द्वारा जारी किया गया ये रैंकिंग है, ये क्या कहते हैं, ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। तो इस बार के लिए तो जसप्रीत बुमराह तो जानते ही है ही नंबर 1, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या टेस्ट क्रिकेट में हो, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट आज का पॉइंट आप लोगों के लिए है वो है टाटा स्टील मास्टर्स 2025। देखिए ये जो चेस के लिए बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025। और ये कहाँ खेला गया है? ये खेला गया स्थान है विच ऑन, ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में। कहाँ खेला गया? विच ऑन नीदरलैंड। और इसके जो विजेता है आर प्रज्ञानंद, कहाँ का है? भारत का। और जो उप विजेता है ये है डी गुकेश, ये भी कहाँ के हैं? भारत के, ठीक है। हाँ चेस वाला है, टाटा स्टील मास्टर 2025 एक चेस टूर्नामेंट है जो कहाँ पर है? विच कौन एक जगह है नीदरलैंड में, जिसमें विजेता हुए आर प्रज्ञानंद और वो विजेता हुए हैं डी गुकेश। और ये देखिए ये जो टूर्नामेंट है 2006 में विश्वनाथ आनंद जीते थे। कौन जीते थे? विश्वनाथ आनंद। कब जीते थे? और इसके बाद जीतने वाला 2025 में आर प्रज्ञानंद पहला भारतीय है। कौन सा है? दूसरा भारतीय है। यानी पहली बार विश्वनाथ आनंद 2006 में जीता था और दूसरी बार भारत जीता, आर प्रज्ञानंद भारतीय जीता है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रहते हैं, करेंट आज के लिए यहाँ तक ही है।